नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों इसको डीपीएसपी कहा जाता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, चाहे हम बात कर लें यूपीएससी की, पीसीएस की या कोई भी एसएससी लेवल के एग्जाम की। ये दोस्तों सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड हर साल पूछा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड दोस्तों इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट कवर किया, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी आप एक बार देख लेना। मैं वीडियो का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप पहले फंडामेंटल राइट्स देख लेना, उसके बाद आप डीपीएसपी भी कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों जो डीपीएसपी है ये हमारे संविधान में दे रखा है पार्ट 4 के अंदर। एंड कौन से आर्टिकल्स हैं दोस्तों इससे रिलेटेड? 36 से लेके 51 तक। अंडर आर्टिकल 36 टू 51 डीपीएसपी के बारे में सारी कहानी दे रखी है। तो हम दोस्तों डीपीएसपी को बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो हमारे देश का, यूपीएससी हो, कोई पीसीएस हो या फिर कोई एसएससी वगैरह का एग्जाम हो। ठीक है, सभी एग्जाम के हिसाब से हम इसको डिटेल में एनालाइज करेंगे, यानी कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम 1 बाय 1 दोस्तों हर एक आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, 36 से लेकर 51 तक सारे आर्टिकल्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी देखेंगे दोस्तों हम, कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जजमेंट दे रखी हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब डीपीएसपी से रिलेटेड। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर हम समझ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम बहुत डिटेल में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो दोस्तों डीपीएसपी का मतलब समझते हैं। चलिए, डीपीएसपी अगर हम इसके नाम पे जाएं दोस्तों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि ये क्या है? डायरेक्टिव, यही डायरेक्शन दे रहे हैं। अब ये डायरेक्शन किसको दे रहे हैं? स्टेट को। तो हमारे लिए दो शब्द इंपॉर्टेंट है, पहला है डायरेक्टिव, दूसरा है स्टेट। अब दोस्तों ये कहां पे लिखा हुआ है डीपीएसपी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, COI का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है डीपीएसपी के बारे में। एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन दे रहा है। किसको डायरेक्शन दे रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी किसको डायरेक्शन दे रहा है? स्टेट को। अब स्टेट से दोस्तों अभी के लिए हम यही समझेंगे कि हमारी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। बाकी स्टेट की डेफिनेशन दोस्तों आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 36 में दे रखी है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अभी आने वाले टाइम पे। ठीक है, ऑलरेडी आर्टिकल 12 में डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों, आर्टिकल 36 के बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगा। तो दोस्तों ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को कि कुछ ऐसा काम आपको करना है जो आर्टिकल 36 से 51 में दे रखे हैं। यानी कि जब हमारी पार्लियामेंट कानून बनाती है या हमारी जो स्टेट की विधानसभा है वो कानून बनाती है, तो कानून बनाते टाइम उनको इस प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। कौन से प्रिंसिपल्स? डीपीएसपी। फॉर एग्जाम्पल डीपीएसपी में दोस्तों एक आर्टिकल है, आर्टिकल 45। ठीक है, आर्टिकल 45 क्या कहता था उस टाइम पे? कि 14 ईयर्स के छोटे बच्चे जो होते हैं, मतलब 14 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाना स्टेट की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों जब सरकार को कानून बनाना था एजुकेशन से रिलेटेड, तो उन्होंने आर्टिकल 45 को देखा, यानी उन्होंने डीपीएसपी को खोल के देखा कि डीपीएसपी में क्या लिखा है एजुकेशन से रिलेटेड। तो डीपीएसपी में लिखा था कि 14 साल से छोटे बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है। एंड जब डीपीएसपी में लिखा है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? डायरेक्शन दिया है हमारी गवर्नमेंट को। तो ये गवर्नमेंट का धर्म होता है डीपीएसपी के ऊपर कानून बनाने का। इसलिए दोस्तों फिर गवर्नमेंट हमारे देश में राइट टू एजुकेशन लेकर आई, यानी कि फ्री एजुकेशन अब किसको प्रोवाइड किया जाता है? अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। तो ये एक एग्जाम्पल था दोस्तों डीपीएसपी का। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों आर्टिकल 40, जैसे पंचायत। आर्टिकल 40 में दोस्तों लिखा हुआ है पंचायत के ऊपर। ठीक है, कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि हमारे देश में पंचायत होनी चाहिए। तो दोस्तों फिर से ये एक डायरेक्शन किसने दिया? कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्शन दिया किसको? स्टेट को। एंड स्टेट ने फिर क्या किया? आर्टिकल 40 के बारे में पढ़ा कि स्टेट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कहता है कि पंचायत राज हमारे देश में होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों फिर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लाया गया, ताकि पंचायत राज सिस्टम को एस्टैब्लिश कर सके हमारी कंट्री में। तो दोस्तों ये एक बेसिक सी बात थी किससे रिलेटेड? डीपीएसपी से रिलेटेड, कि डायरेक्शन है स्टेट को जो कि दिया जा रहा है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब दोस्तों
इसमें हमें समझने की बात यह है कि एक तरह से ये भी हमारा राइट है। जैसे आप देख रहे हैं आर्टिकल 45 में क्या लिखा है कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये जनता का राइट है कि जनता को एजुकेशन मिले अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो दोस्तों बट ये एक राइट है। अब ये एक राइट है तो इसका मतलब ये हमारा अधिकार हो गया। तो अगर मान लो सरकार कल को आर्टिकल 45 के तहत हमें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाता तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एंड सरकार को फिर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगी कि जल्दी से ये काम करो? तो दोस्तों इस बात का आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल सा राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट में क्या होता है दोस्तों, वो जस्टिशिएबल राइट्स है, ये नॉन जस्टिशिएबल राइट है। अब चलिए इन दोनों के डिफरेंस को समझते हैं, जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल को, ठीक है। जस्टिशिएबल राइट का मतलब दोस्तों होता है कि जिसे हम एनफोर्स करा सकें थ्रू द कोर्ट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। फंडामेंटल राइट में दोस्तों जैसे कि दे रखा है आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 में है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब वगैरह करनी है तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि पढ़ाई करिए एंड पढ़ाई करके एग्जाम को क्रैक करिए, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी। यानी सबके पास अपॉर्चुनिटी है कि पढ़ाई करें एंड फिर जॉब को एक तरह से एग्जाम क्रैक करके जॉब ले लें। एंड अगर गवर्नमेंट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं सिर्फ अमीर लोग एग्जाम दे पाएंगे, गरीब लोगों को एग्जाम देना अलाउड नहीं है, या फिर सिर्फ मेल लोगों के लिए यानी पुरुष लोगों के लिए ये जॉब है, फीमेल लोगों के लिए जॉब नहीं है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है दोस्तों। एंड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो हमारे इस राइट का वायोलेशन हो रहा है, इस राइट का उल्लंघन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा फंडामेंटल राइट है तो हम कहाँ भागते हुए जाएंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे एंड बोलेंगे कि जज साहब हमारे इस राइट का वायोलेशन हो रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को फटकार लगाएगी एंड गवर्नमेंट को बोलेगी कि जो भी आपने ये काम किया है डिस्क्रिमिनेशन वाला, इसको हम नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक डाउन करते हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करती है इस केस में। इसलिए दोस्तों फंडामेंटल राइट के केस में क्या बोलते हैं हम लोग, जस्टिशिएबल राइट्स हैं। जस्टिशिएबल का मतलब क्या हो गया कि एनफोर्स करवा पा रहे हैं हम लोग इन राइट्स को थ्रू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अब जो डीपीएसपी है दोस्तों वो हमारा नॉन जस्टिशिएबल है, यानी कि अगर गवर्नमेंट उन आर्टिकल्स को फॉलो नहीं करेगी ना तो भी हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो नॉन जस्टिशिएबल है। वो गवर्नमेंट के ऊपर है दोस्तों, गवर्नमेंट की मर्जी है कि इनको फॉलो करें या ना करें, मतलब कोई उनपे बाइंडिंग फोर्स नहीं है, गवर्नमेंट बाउंड नहीं है कि उनको डीपीएसपी फॉलो करना ही करना है। तो चलिए एक बार एक डिफरेंस को जानते हैं कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। क्योंकि दोस्तों आजकल एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे पूछे जा रहे हैं, एक तो फैक्ट बेस्ड तो स्टार्टिंग से आते हैं, पहले भी आते थे आज भी आते हैं, बट आजकल फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी जरूरी हो गए हैं। क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं आजकल वो ऐसे आ रहे हैं कि आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होंगे तो आप डेफिनेटली गलत ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए हम डिफरेंस जानते हैं कि डिफरेंस क्या है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट में, ठीक है दोस्तों। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, COI का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें दोनों चीज़ दे रखी हैं, डीपीएसपी भी दे रखा है एंड क्या दे रखा है, फंडामेंटल राइट भी दे रखा है। अभी हमने बात करी कि जो डीपीएसपी है ये एक डायरेक्शन है, डायरेक्शन यानी कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, किसको दे रहा है डायरेक्शन, स्टेट को। एंड डायरेक्शन क्यों दे रहा है स्टेट को, ताकि वो हमारे लिए कानून बना सके। जैसे आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 45 एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि इन्होंने डायरेक्शन दिया, स्टेट ने फिर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया। तो ये किसके लिए दोस्तों, हमारे लिए मतलब भारत की जनता के लिए है कि इनकी जिम्मेदारी है कि भारत की जनता के लिए ये कानून बनाए। इसका मतलब वेलफेयर के लिए है जनता के, कि जनता का कुछ भला हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन दे रहा है ताकि स्टेट ऐसा कानून बनाए। अब देखिए दोस्तों फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ भी एक टाइप का डायरेक्शन ही कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। अब वो डायरेक्शन किस टाइप का है आइए समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये एक राइट है, यानी हमारा अधिकार है, ठीक है। उसके बाद ये अधिकार तो है, किसको मिला हुआ है अधिकार, ये भारत की जनता को मिला हुआ है, ठीक है। एंड जनता को अधिकार मिला है किसके खिलाफ, अगेंस्ट स्टेट,
यानी हमारी जो गवर्नमेंट है एक तरह से उसके मतलब उसके अगेंस्ट में मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? ताकि गवर्नमेंट हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट ना कर सके। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कल को जो गवर्नमेंट है वो ये कानून बना दे कि ये जॉब सिर्फ महिला करेंगी, पुरुष नहीं करेंगे, या पुरुष करेंगी महिला नहीं करेंगी, तो वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। एंड अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है। ठीक है, यानी कि जो स्टेट है, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ये हम पे दादागिरी ना कर पाए इसलिए हमारे पास कुछ अधिकार दे रखे हैं। वरना कल को क्या होगा दोस्तों, अगर हमारे पास ये ऐसे अधिकार नहीं होंगे ना, फंडामेंटल राइट्स, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, दादागिरी शुरू कर देगी। एक तरह से डिक्टेटरशिप के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड जो गवर्नमेंट है एक तरह से तानाशाह के रूप में काम करने लगेगी कि जो भी बात मानी जाएगी वो सिर्फ सरकार की मानी जाएगी, जनता की कोई भी इज्जत नहीं रहेगी। बट राइट्स हमें एक तरह से रिस्पेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं कंट्री में रहने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपने समझा कि राइट्स हैं अगेंस्ट स्टेट। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक नेगेटिव डायरेक्शन है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये हमारे स्टेट को क्या कह रहा है, ये स्टेट को बोल रहा है कि कृपया करके ऐसा काम मत करिए जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो, यानी कि डोंट डू। ये जो सरकार को काम करने से रोक रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा काम करने से रोक रहा है कि ऐसा काम ना करिए जिससे कि हमारे राइट्स का वायोलेशन हो। एंड एक तरह से ये डायरेक्शन है दोस्तों कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट किया किसको, स्टेट को, कि ऐसा काम मत करो। एंड यहां पे क्या बोल रहा है, ऐसा काम करो जिससे कि वेलफेयर हो सके भारत की जनता का। आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों ही केसेस में, फंडामेंटल राइट में भी एंड डीपीएसपी में भी, दोनों में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि स्टेट को हुक्म दे रहा है कि आप ऐसा काम करिए जिससे कि जनता का भला हो, आप ऐसा काम मत करिए जिससे कि उनके राइट्स का हनन हो। तो आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब दोस्तों देखिए यहां पे करने के लिए बोल रहा है, यहां पे नहीं करने के लिए बोल रहा है, यानी डोंट डू। तो एक तरह से दोस्तों ये नेगेटिव डायरेक्शन है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इसे कहते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, ये भी एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है कि कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन है, कौन सा नेगेटिव डायरेक्शन है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी दोस्तों हमने ये बात करी ली कि ये नॉन जस्टिशिएबल है एंड जो ये वाला है ये जस्टिशिएबल राइट है हमारा, डीपीएसपी सॉरी ये फंडामेंटल राइट जस्टिशिएबल है एंड डीपीएसपी हमारा नॉन जस्टिशिएबल है। तो चलिए अब इसके आगे की बात जानते हैं। अब दोस्तों हमारे पास टोटल 4 टाइप के राइट्स होते हैं। एक होता है सिविल राइट, फिर होता है पॉलिटिकल राइट, फिर होता है दोस्तों सोशल राइट एंड फिर उसके बाद होता है इकोनॉमिक राइट। ठीक है, 4 टाइप के राइट्स हैं। कुछ कैटेगरी के राइट्स तो दोस्तों हमारे फंडामेंटल राइट्स में हैं एंड कुछ हमारे डीपीएसपी के अंदर है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला मैंने बोला सिविल राइट, फिर पॉलिटिकल राइट, उसके बाद था दोस्तों सोशल एंड देन इकोनॉमिक। ठीक है, ये 4 टाइप के दोस्तों राइट्स हैं। राइट्स का मतलब अधिकार है, तो अधिकार मतलब हमारे जो अधिकार होते हैं वो 4 टाइप्स के हैं। ठीक है, अब इसमें दोस्तों कैटेगरी है, ये 2 हम एक साथ पढ़ेंगे, ये 2 एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। दोस्तों जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, इसका मतलब आप सिंपल सा समझिए कि ये एक तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ये हमारे दोस्तों पर्सनल राइट्स होते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमारे पर्सनल राइट्स हैं। ठीक है, तो सिविल और पॉलिटिकल इसके अंडर आ जाते हैं। सिविल का मतलब आपको पता है लोगों के लिए, ठीक है, कि जो जनता के अपने राइट्स हैं, मतलब अपने पर्सनल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स हैं। एंड फंडामेंटल के बारे में अभी हमने पढ़ा है कि ये गारंटेड राइट्स हैं एक तरह से, कुछ एक्सेप्शन हैं। मैंने दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं कि क्या एक्सेप्शन है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड। बाकी इसे कहा जाता है कि ये गारंटेड राइट्स हैं। गारंटेड का मतलब कि जो हमारी सरकार है इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर हमारे राइट्स का उल्लंघन होगा तो हम लोग अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे एंड फिर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को फटकार लगाएगी कि कृपया करके भारत की जनता के अधिकारों को ना छीना जाए। ठीक है, ये था फंडामेंटल राइट्स। अब दोस्तों सोशल और इकोनॉमिक दोस्तों ये डीपीएसपी की कैटेगरी है। अब इसको समझने के लिए पहले आपको एक दूसरी चीज समझनी पड़ेगी। जैसे कि दोस्तों जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो B.R. अम्बेडकर साहब एंड इनकी जो टीम थी ना, मतलब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनाया है,
ये सोच रहे थे उस टाइम पे कि कौन से राइट्स को फंडामेंटल में डाला जाए एंड कौन से राइट्स को डीपीएसपी में डाला जाए। फंडामेंटल में जो डाल दिया तब तो वो पत्थर की लकीर हो गई कि वो राइट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, नहीं मिले तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जा सकते हैं। बट डीपीएसपी में जो राइट्स होते हैं वो गवर्नमेंट की मर्जी होती है कि गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करवाएगी या नहीं करवाएगी। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, चलिए समझते हैं। जैसे कि आपको पता है हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, लगभग 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, ठीक है। अब दोस्तों उस टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अवेलेबल नहीं थी। सबसे पहले तो दोस्तों एक वर्ड है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उनका इंटेंशन क्या था कि वो राइट्स हमें देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 16 को ही मैं दोबारा से बोलता हूँ, जैसे वहाँ पर था इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये इनका इंटेंशन था कि हमारी भारत की जनता को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो भी सरकारी नौकरी कर पाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इनका इंटेंशन था। उस टाइम पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि वो राइट दे नहीं पाएंगे या देंगे तो ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये टोटल इनका इंटेंशन था एंड इनका इंटेंशन था, इन्होंने फंडामेंटल राइट में वो राइट डाल दिया। अब दोस्तों दूसरी चीज आती है अवेलेबिलिटी, यानी कि जो राइट वो देना चाहते हैं वो उस टाइम पे अवेलेबल था भी कि नहीं था। अब अगर हम इसको समझें, अवेलेबिलिटी को दोस्तों आप इकोनॉमिक कंडीशन से भी रिलेट कर सकते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब आर्थिक स्थिति, यानी पैसे वगैरह की कमी अगर हो तो हम वो राइट्स नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो चलिए वापस से बात करते हैं आर्टिकल 45 की। आर्टिकल 45 दोस्तों क्या था, एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द गवर्नमेंट। ये आर्टिकल 45 में लिखा है कि 14 साल से छोटे बच्चों को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। बट दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, लगभग 1947 के बाद जब आज़ादी हमें मिली थी, तो उस टाइम पे दोस्तों आपको पता है कि हम लोगों की आर्थिक स्थिति यानी हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। अब अगर सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो सरकार फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कैसे करेगी। तो इसलिए दोस्तों इस राइट को मौलिक अधिकार में नहीं डाला, फंडामेंटल राइट नहीं बनाया। देखिए यहाँ पे जो हमारे अंबेडकर साहब एंड इनकी टीम थी ना दोस्तों, इनका इंटेंशन तो था, ये हमें फ्री एजुकेशन देना चाहते थे, तभी इन्होंने आर्टिकल 45 बनाया, ठीक है। बट उस टाइम पे 1950 में ऐसी सिचुएशन थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे, एंड अगर पैसे नहीं थे तो हम लोग उसको फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते थे। मान लीजिए अगर इसको फंडामेंटल राइट बना देते कि 14 साल से छोटे बच्चों को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो 1950 के बाद जैसे ही संविधान लागू हुआ, जितनी भी भारत की जनता है वो भागते हुए कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट, एंड जज साहब से बोलेगी, जज साहब ये हमारा मौलिक अधिकार है, गवर्नमेंट हमको पढ़ाई नहीं करवा रही, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें एजुकेशन नहीं मिल रही, कृपया करके गवर्नमेंट को फटकार लगाइए एंड गवर्नमेंट से बोलिए कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड करें। बट दोस्तों गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। तो यही सब सोच के क्या हुआ कि अंबेडकर साहब ने बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इसको फंडामेंटल राइट बना सके। अभी हम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा सकते, बट कुछ सालों बाद जब सरकार के पास पैसा आ जाएगा तो हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। यानी कि यहाँ पे इनका इंटेंशन था कि एजुकेशन देना है, बट अवेलेबिलिटी नहीं थी दोस्तों। एंड इसलिए आर्टिकल 45 कहाँ पे डाला, डीपीएसपी में डाला। एंड डीपीएसपी का मतलब क्या है, डायरेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 45 हमारी गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे रहा है कि कानून ऐसा बनाइए जिससे कि भारत की जनता को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। एंड दोस्तों इसीलिए इसका डिफरेंस आप समझ भी गए होंगे कि जो सिर्फ इंटेंशन के ऊपर था कि राइट बनाना है या नहीं बनाना, वो इन्होंने फंडामेंटल में डाल दिया। बट कुछ ऐसा इंटेंशन था जो देना चाहते थे, बट हम पे क्या कमी थी दोस्तों, पैसों की कमी थी, या उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थी वो चीज। तो उन्होंने क्या किया, उसको उठा के डीपीएसपी में डाल दिया, ताकि जब भी हमारे पास पैसे आए तुरंत हमारी भारत की जनता को एजुकेशन दिया जाए। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया। एंड इनफैक्ट दोस्तों कुछ सालों बाद, क्योंकि भारत की सरकार को भी पता है कि जब संविधान बन रहा था हमारा, तो इनका इंटेंशन था, हमारे फाउंडिंग फादर्स का इंटेंशन था कि हमें ये राइट मिले। इसीलिए दोस्तों
राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया था संशोधन करके। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने इसको उठा के, मतलब आर्टिकल 45 का जो क्लॉज था ना कि 14 साल से छोटे बच्चों को एजुकेशन दी जाए, उसको इन्होंने डीपीएसपी से हटा के फंडामेंटल में डाल दिया, ताकि अब ये गारंटेड राइट्स बन सके कि आने वाली फ्यूचर की जो भी गवर्नमेंट है, अगर वो हमें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगी तो हम भागते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एंड सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को फटकार लगाएगी एंड फिर हमें एजुकेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि इंटेंशन था बट अवेलेबल नहीं था, इसलिए हमने डीपीएसपी में डाल दिया ताकि फ्यूचर में ये राइट्स हमें दोबारा से मिल सके। एंड दोस्तों इसमें और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे आर्टिकल 40 पंचायत राज। उस टाइम पे दोस्तों हमारी गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं थी कि हम एक और थर्ड लेवल पे गवर्नमेंट बना सके, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी। इसलिए आर्टिकल 40 के रूप में दोस्तों, आर्टिकल 40 के रूप में क्या किया, एक आर्टिकल डाल दिया एंड ये भी क्या है, डीपीएसपी। मतलब ये डायरेक्शन है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि जब भी आपको लगे कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब हमारी कंट्री में 3 लेवल पे गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो यूनियन एंड स्टेट के अलावा एक थर्ड लेवल पे भी होगी, दैट इज पंचायत। एंड दोस्तों इसीलिए आर्टिकल 40 डाला एंड फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत हमारे देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन लेकर आए। तो आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। एंड दोस्तों ये क्या है कि ये कंसेप्ट है बहुत, मतलब अगर आपने ध्यान से इसको सुना होगा तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर भी हुई होंगी कि क्या कंसेप्ट है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स के पीछे, कि ऐसा क्यों हुआ कि कुछ को डीपीएसपी में डाल दिया एंड कुछ राइट्स को फंडामेंटल राइट्स में डाल दिया। अब दोस्तों आगे की बात है हमारी, चलिए आर्टिकल ही देखते हैं डायरेक्ट। अभी हमने बात करी कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या है, डीपीएसपी, ठीक है। अब एक एक करके सारे आर्टिकल्स को दोस्तों हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 36 को हम अभी करेंगे, बाकी आर्टिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आर्टिकल 36 से पहले दोस्तों एक आर्टिकल है हमारा फंडामेंटल राइट का। क्या है ये, फंडामेंटल राइट। इसमें दोस्तों स्टेट शब्द की डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है, स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है। एंड इसमें बोला है स्टेट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी राज्य सरकार, भारत सरकार, उसके बाद दोस्तों पार्लियामेंट हो गया, विधानसभा हो गई, इन सबको दोस्तों स्टेट कैटेगरी में डाला है। अब ऐसा क्यों किया, ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स में बार बार स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया है ना कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, तो ये लोग फिर आपस में एक दूसरे को ब्लेम करेंगे कि स्टेट का मतलब तो राज्य सरकार होता है, इसका मतलब यूनियन गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, या फिर ऐसे बोलेंगे कि स्टेट का मतलब तो यूनियन गवर्नमेंट होता है, स्टेट वाले डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोस्तों स्टेट शब्द का पूरा एक प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल 12 में, ठीक है। एंड आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दे रखी है, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने डेफिनेशन दे रखी है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर कोई चीज़ बोली है तो एक तरह से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो पत्थर की लकीर हो जाती है। फिर उसके बाद इन लोगों का रोल खत्म हो जाता है, इनको सारी बात किसकी माननी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है। अब दोस्तों ये था आर्टिकल 12, ठीक है। आर्टिकल 36 है दोस्तों, जो इसमें क्या है, आर्टिकल 12 में दोस्तों और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आर्टिकल 12 के ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरे फंडामेंटल राइट के प्लेलिस्ट का ही, ठीक है। फंडामेंटल राइट हमने कंप्लीट कर रखा है, बहुत डिटेल में मतलब कवर कर रखा है दोस्तों। चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें, यूपीएससी के लेवल का दोस्तों मैंने कवर कर रखा है फंडामेंटल राइट्स, एंड डीपीएससी भी हम इसी लेवल का कवर करेंगे, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक, मतलब किसी भी एग्जाम में अगर ये टॉपिक आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकें। अब दोस्तों आर्टिकल 36 क्या कहता है, आर्टिकल 36 कहता है कि स्टेट की डेफिनेशन दोस्तों इसमें भी दे रखी है, ठीक है। तो ये आर्टिकल कहता है कि स्टेट का मतलब एग्जैक्टली वही है जो आर्टिकल 12 में दे रखा है। यानी कि दोस्तों डीपीएसपी में भी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बार बार डायरेक्शन दे रहा है ना स्टेट को, तो इस स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट भी, यानी राज्य सरकार, भारत सरकार दोनों आ जाते हैं इसके अंदर। तो कोई एक दूसरे पे ब्लेम नहीं करेगा कि ये काम भारत सरकार का है, ये काम राज्य सरकार का है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबको डायरेक्शन दे रहा है कि जिसका भी काम है कानून बनाने का, उनको कानून ऐसे बनाने चाहिए जो कि भारत की जनता का भला करें। वेलफेयर स्टेट है ना दोस्तों हमारा,
वेलफेयर स्टेट। ये जितने भी डीपीएसपी दोस्तों ये वेलफेयर के लिए हैं कि भारत की जनता का कुछ भला हो सके, ठीक है। तो आर्टिकल 36 क्या कहता है, स्टेट की डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम वही है जो हमारे आर्टिकल 12 में लिखी हुई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, आपको डिफरेंस भी समझ आया होगा कि फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है एंड डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। एंड दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम लोग अब सारे आर्टिकल्स को डिटेल में जानेंगे। आज हमने 36 किया है, इसके बाद हम करेंगे 37, 38, 39, 51 तक दोस्तों हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी मैं डिस्कस करूंगा, काफी सारे आर्टिकल्स में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की बात भी आएगी। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक भी करवाना हो, मतलब आपको समझना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।